बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 यानी आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के जिसका नाम है वेव्स, उसको डिस्कस करना है और शुरू से लेकर तो स्पीड ऑफ साउंड वाले आर्टिकल तक की डिस्कशन करनी है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से पता है कि आपके चैप्टर नंबर 8 का ताल्लुक वेव्स के साथ है। इनफैक्ट यही इस चैप्टर का नाम भी है। सो आप देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने सबसे पहले ही यही काम किया है कि वेव की डेफिनेशन लिख दी है। इट इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम। किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस कि जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम आगे को ट्रांसफर हो। फॉर एग्जाम्पल पानी से भरे हुए टब के अगर किनारे पे अगर आप पेंसिल को पानी के अंदर रख के ऊपर नीचे मूव करवाना शुरू कर दें, वाइब्रेट करवाना शुरू कर दें, तो पानी में क्या पैदा होने शुरू हो जाते हैं? रिपल्स या वेव्स, जो अपनी जगह तक स्टेशनरी नहीं रहते बल्कि आगे की तरफ बाकायदा एनर्जी और मोमेंटम को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वेव्स की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव, साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव्स, धागे में वेव्स पैदा की जा सकती हैं। रिपल टैंक में आपने प्रीवियस क्लासेस में वाटर में वेव्स पैदा करना सीखा होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। मीडियम के होने या मीडियम के ना होने, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेव्स की 3 कैटेगरीज हैं जो डिफाइन की जाती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है मैकेनिकल वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं कि जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको पास करने के लिए, जिनको ट्रांसफर करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल साउंड वेव, यानी साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा। इसका मतलब वैक्यूम में या स्पेस में साउंड ट्रैवल या प्रोपोगेट नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड दूसरी वेव क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जिनको प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लाइट। इसका मतलब लाइट एयर में भी प्रोपोगेट कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, और लाइट वैक्यूम या स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। और यही वजह है कि सूरज में फ्यूजन की वजह से लगातार जो ब्लास्ट या धमाके हो रहे होते हैं, उन धमाकों के नतीजे में पैदा होने वाली रोशनी और हीट, यानी लाइट और हीट हम तक पहुंच जाती है, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन उन धमाकों के नतीजे में पैदा होने वाली हार्मफुल साउंड हम तक नहीं पहुंचती, चूंकि साउंड is a mechanical wave which requires a medium for its propagation. वेव की एक तीसरी टाइप कहलाती है मैटर वेव्स, और ये वेव्स एसोसिएट करती हैं वेव पार्टिकल डुअल नेचर से, जो आपने ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि दीज आर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल अल्फा, फॉर एग्जांपल फोटॉन। ये पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब क्या कर रहे होते हैं? इंतहाई तेजी से मूव कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अ वेरी फेमस साइंटिस्ट नोन एज विक्टर लुई डी ब्रॉय या विक्टर लुइस डी ब्रॉगले, उसने बताया था कि इन पार्टिकल्स की मोशन के साथ भी आप एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, और उस वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए उसने डी ब्रॉगले वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था, विच इज लैम्डा इक्वल्स h/mv। और आप सबको पता है कि h क्या कहलाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, कि जिसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. M is the mass of the subatomic particle moving with the velocity v. एक MCQ देखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में डिफरेंशिएशन को आपके सामने अच्छे तरीके से पेश कर रहा है। एंड एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ऑन मून, वन ऑन अर्थ कैन। चांद पे धमाका हुआ तो जमीन पे किसी भी शख्स को A both hear and see it, B only hear it, C only see it, D none of this। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी लाइट स्पेस में भी प्रोपोगेट कर सकती है। लेकिन साउंड मैकेनिकल वेव है कि जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और ये स्पेस में प्रोपोगेट नहीं कर सकती। लिहाजा अगर चांद पे कोई धमाका होगा तो उस धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली लाइट हमें दिखाई देगी, लेकिन उस धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। लिहाजा ज़मीन पे बैठे हुए किसी भी शख्स को वो धमाका या एक्सप्लोजन सिर्फ दिखाई देगा,
सुनाई नहीं देगा। आपके इस MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली, ओनली सी इट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है ट्रांसवर्स वेव्स का और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, और इस कॉन्सेप्ट से भी आप तमाम लोग काफी हद तक फेमिलियर हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ये वो वेव्स होती हैं कि जिनकी प्रोपोगेशन के दौरान मीडियम के पार्टिकल्स वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। यानी मैं अगर आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये वेव की प्रोपोगेशन है तो ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की ऑसिलेशन होगी। यानी इन वेव्स की प्रोपोगेशन के दौरान मीडियम के पार्टिकल्स वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। यानी ये एंगल कितना बन रहा है? 90। ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं। यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और ट्रांसवर्स भी है, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और ट्रांसवर्स भी है। लेकिन आप यहां पे मिसाल देख सकते हैं, वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में पैदा होने वाली जो वेव है, स्ट्रिंग में पैदा होने वाली वेव मैकेनिकल होने के साथ साथ ट्रांसवर्स है। इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल भी हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरह की वेव्स क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही होती है? प्रोपोगेट कर रही होती है। इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट सेम डायरेक्शन और 0 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है पीरियोडिक वेव। ऐसी वेव जो अपने आप को लगातार रिपीट कर रही हो वो क्या कहलाती है? पीरियोडिक वेव कहलाती है, कि जिसका कोई पैरामीटर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होता। अगर आप पीरियोडिक वेव का टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से ग्राफ बनाएं तो ग्राफ भी आपको एक साइनोसॉइडल या साइन वेव बनाता दिखाई दे रहा है। अगर ये याद रखिएगा, अगर ये ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव है तो फिर याद रखिएगा मीन पोजीशन से ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है क्रेस्ट और मीन पोजीशन से नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रफ। लेकिन अगर ये लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव है तो याद रखिएगा फिर कन्वेंशनली मीन पोजीशन से ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? कंप्रेशन, और मीन पोजीशन से नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? रेफेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट कि जो कि बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, वो क्रेस्ट और ट्रफ की शक्ल में प्रोपोगेट करती है, और साउंड विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वो बेसिकली कंप्रेशन और रेफेक्शन की शक्ल में प्रोपोगेट कर रही होती है। तमाम पीरियोडिक वेव्स V इक्वल्स एफ लैम्डा या लैम्डा बाय टी का फॉर्मूला फॉलो करती हैं, जिसमें V स्पीड ऑफ द वेव है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, लैम्डा वेव की क्या है? वेवलेंथ, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, या विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स और टू कंसेक्टिव रेफेक्शंस। So V speed of wave, F frequency of the wave, lambda wavelength of the wave, and T is of course the time period of the wave, time in which one wave is completed. नेक्स्ट जो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखना है वो पीरियोडिक वेव पे इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स का है। ये मैंने आपके सामने पीरियोडिक वेव यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। इसमें जरा ध्यान से C और C1 को देखें। C और C1 ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका लेवल क्या है? सेम। इनके वाइब्रेशन करने का तरीका भी बिल्कुल क्या है? सेम। और अगर मैं वेव को अचानक क्या कर दूं? उल्टा कर दूं तो सिर्फ C नहीं नीचे जाएगा बल्कि C1 भी नीचे जाएगा, यानी दोनों इकट्ठे नीचे जाएंगे। इसका मतलब C और C1 वेव पे दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके वाइब्रेशन का अंदाज बिल्कुल क्या है? सेम है, विच वाइब्रेट सिमिलरली, जिनका दरमियान फेस डिफरेंस क्या है? 0 डिग्री है। ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं? इन फेस पॉइंट्स कहलाते हैं। यानी C और C1 आपस में क्या होंगे? इन फेस। इसी तरह T1 और T2 भी आपस में क्या होंगे? इन फेस पॉइंट्स होंगे। इन फेस पॉइंट्स के दरमियान फासला क्या होगा? मसलन इस C से C1 का फासला आपको क्या दिखाई दे रहा है? लैम्डा। अब अगर मैं C2 बना दूं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पे, तो अगर C का C1 से फासला लैम्डा है तो C1 का C2 से फासला भी क्या होगा? लैम्डा। तो C का C2 से फासला क्या होगा?
2 लैम्डा, यानी C का C1 से फासला लैम्डा, फिर C का C2 से फासला 2 लैम्डा, इसी तरह अगर कोई C3 होगा तो C का C3 से फासला 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि इन फेज पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल होता है, और इसमें n किसके बराबर है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्लस माइनस इंटीजर के। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करूं तो आपके पास सीरीज क्या बनेगी, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ऑन द अदर हैंड अगर आप C और T1 का आपस में कंपैरिजन देखें तो इनकी वाइब्रेशन का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी अगर C यहां से फिर नीचे जाएगा तो T1 यहां से आपको किधर जाता दिखाई दे रहा है, ऊपर। अगर मैं वेव को उल्टा करूंगा तो C's नीचे आ जाएंगे तो T's एग्जैक्टली कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऐसे पॉइंट्स कि जिनका वाइब्रेशन का अंदाज सेम ना हो वो क्या कहलाएंगे, आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कहलाएंगे। और इस केस में आपको फेज डिफरेंस C और T1 में कितना दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाते हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कहलाते हैं। आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसको देखने के लिए C से T1 का फासला क्या होगा, लैम्डा बाई 2, T1 से C1 का फासला क्या होगा, लैम्डा बाई 2, तभी C से C1 तक का फासला क्या बनेगा, लैम्डा। मैं फिर बोल रहा हूं, C से T1 तक का फासला लैम्डा बाई 2, C से T2 तक का फासला लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, यानी कितने लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। सो आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज n प्लस हाफ लैम्डा, एन यहां पे वही इंटीजर है। अब अगर मैं यहां पे n की वैल्यू रिप्लेस करूं तो जब मैं n की जगह 0 रिप्लेस करूंगा तो पहली वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा बाई 2। फिर जब मैं n की जगह 1 रिप्लेस करूंगा तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 3 लैम्डा बाई 2, देन 5 लैम्डा बाई 2, देन 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब इन फेज पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल होता है, वेवलेंथ का इंटेग्रल मल्टीपल होता है, जबकि आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटेग्रल मल्टीपल होता है, यानी हाफ ऑफ वेवलेंथ का ऑड इंटेग्रल मल्टीपल होता है। नेक्स्ट बड़ा अहम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखना हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। कोई से दो वेव्स के दरमियान या कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान या वेव पे लाई करने वाले कोई से दो हिस्सों के दरमियान अगर आप डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल रहे हैं, अगर आप डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकाल रहे हैं, अगर आप डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मीटर या सेंटीमीटर निकाल रहे हैं, तो दैट डिफरेंस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। लेकिन अगर आप इन्हीं दो वेव्स के दरमियान या इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान या वेव पे मौजूद इन्हीं दो हिस्सों के दरमियान वही डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल निकाल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस निकाल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ डिग्री निकाल रहे हैं, तो दैट डिफरेंस इज नोन एज फेज डिफरेंस। यानी अगर आप कोई से दो पॉइंट्स को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा तो दैट इज नोन एज पाथ डिफरेंस। अगर आप कोई से दो पॉइंट्स को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल तो दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है, फाई इक्वल्स 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, जिसमें फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। इसको करने का एक आसान तरीका भी है, उस तरीके को समझने के लिए एमसीक्यू देखिएगा। पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 4 इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ, यानी कोई पाथ डिफरेंस आपको गिवन है कितना, लैम्डा बाय 4, आपने उसका क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। आपको समझाने के लिए मैं यहां पे एक पूरी वेव बनाने लगा हूं, दिस इज द कंप्लीट वेव, ये मुकम्मल वेव है, तो इसका मतलब इसका यहां से लेके यहां तक का पाथ क्या होगा, लैम्डा। अब मैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों को एंगल असाइन करने लगा हूं। रिमेंबर साइन, साइनोसॉइडल ग्राफ, ये कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री। यहां पे क्या एंगल होता है, 90 डिग्री। यहां पे क्या एंगल होता है, 180 डिग्री। यहां पे क्या एंगल होगा, 270 डिग्री। यहां पे क्या एंगल होगा, 360 डिग्री। और आप सबको पता है कि 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस भी लिखा जा सकता है, 180 डिग्री पाई रेडियंस भी लिखा जा सकता है, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 रेडियंस भी लिखा जा सकता है, और 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस भी लिखा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बड़ा सिंपल सा कि पूरा लैम्डा बेसिकली
360 डिग्री के बराबर है, या पूरा लैम्डा बेसिकली 2 पाई रेडियंस के बराबर है। ये इसको करने का बहुत आसान सा तरीका हुआ कि लैम्डा का पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियंस के फेस डिफरेंस के। अब इससे आप देखें एमसीक्यू करना काफी आसान हो जाएगा। आपको पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा बाय 4 का, आपने क्या निकालना है, फेस डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन का सहारा लेता हूं। लैम्डा किसके बराबर है, 2 पाई रेडियंस, और अगर मैं अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा बाय 4, और ये क्या बन जाएगा, 2 पाई बाय 4 रेडियंस विच इज पाई बाय 2 रेडियंस और 90 डिग्री। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा, पाई बाय 2 रेडियंस और 90 डिग्री। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने के लिए मैं एक तरह का इंट्रोडक्टरी एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। अ वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम। आई एम श्योर आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये रिजल्ट पहले से भी आता होगा। ऑफ कोर्स जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके मेजॉरिटी पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। नहीं चेंज होती तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली फ्रीक्वेंसी। और रिलेशनशिप क्या है आपको पता है कि जब भी वेव रे मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी हल्के मीडियम से सख्त मीडियम में जाती है, यानी एयर से वाटर में जाती है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ में कमी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और जब भी वेव डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, यानी सख्त मीडियम से हल्के मीडियम में जाती है, यानी पानी से एयर में जाएगी, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, और फिर वही बात कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्योंकि याद रखिएगा बेटा, इसमें समझने वाली बात है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वेव की नहीं। लिहाजा सोर्स वही है, अब उसकी निकाली हुई वेव आगे जिस मर्जी मीडियम में प्रोपोगेट करे, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। लिहाजा मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। दैट इज, इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली फ्रीक्वेंसी। और यहीं से मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स इसी लास्ट एमसीक्यू से मुझे अब करने में थोड़ी सी आपके साथ आसानी हो जाएगी। मसलन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी डिस्कस किया, वो वेव्स के जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैंने आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रा यहाँ पे आपके सामने लिख दिया हुआ है। कहां से स्टार्ट हो रही है, रेडियो वेव से, देन कम्स माइक्रोवेव्स एंड देन कम्स इंफ्रारेड। ये रेडियो वेव से लेके इंफ्रारेड तक का रीजन क्या कहलाता है, इनविजिबल रीजन। ये वो वेव्स होती हैं जो आपको हाली आंख से दिखाई नहीं देती, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। फिर आता है विजिबल रीजन, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेड से, और कहां पे खत्म होता है, वॉयलेट पे। ये वो लाइट हैं जो हमें दिखाई देती हैं, दरमियानी फ्रीक्वेंसी, दरमियानी वेवलेंथ। और उसके बाद क्या आता है, अल्ट्रावॉयलेट, एक्सरेज और गैमा रेज का रीजन। और ये वेव्स ही हमें दिखाई नहीं देती, और इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो आप इस पूरे स्पेक्ट्रम को जरा ध्यान से देखें। तो जैसे जैसे आप इस स्पेक्ट्रम में मूव करेंगे, यानी लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, यानी रेडियो वेव से किधर जाते जाएंगे, गामा रेस की तरफ जाते जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती दिखाई दे रही है आपको, ज्यादा। वेवलेंथ आपको क्या दिखाई होती दे रही है, कम। और E इक्वल टू HF का मतलब है एक्स प्लैंक्स कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। और P इक्वल टू H बाय लैम्डा का क्या मतलब है, एक्स कांस्टेंट का अगर लैम्डा में कमी हो रही है तो मोमेंटम भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसी किस्म का अगर मैं टेबल मैकेनिकल यानी साउंड वेव्स के लिए डिस्कस करूं, तो वो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मैकेनिकल या साउंड वेव्स के भी कितने रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। पहला क्या कहलाता है, इंफ्रासोनिक, ये हमें सुनाई नहीं देता, और ये वो आवाजें होती हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। दूसरा क्या कहलाता है, ऑडिबल या सोनिक, ये हमें सुनाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंफ्रासोनिक पे लिखा हुआ है इनऑडिबल और सोनिक पे क्या लिखा हुआ है, ऑडिबल। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपको क्या दिखाई दे रही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी ये वो आवाजें हैं, ये वो आवाजें हैं जो हम सुन सकते हैं। बट
20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। और ये भी इनऑडिबल होता है, ये भी हमें सुनाई नहीं देता। ये वो साउंड्स होती है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और ये हमें सुनाई नहीं देती। अब आप इसमें भी यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है, तो वेवलेंथ जाहिर सी बात है क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन स्पीड ये इतना सिंपल मामला नहीं है। क्यों इतना सिंपल मामला नहीं है? इसको डिस्कस करने के लिए आइए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वेव जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो मीडियम बाउंड्री, वो जगह जो कि दोनों मीडिया को सेपरेट कर रही होती है, वेव वहां से पार्शियली रिफ्लेक्ट भी कर जाती है। लिहाजा अब जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो वेव का मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन डिस्कस करना है। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या वेव ट्रांसवर्स है या क्या वेव लॉन्गिट्यूडनल है। और फिर आगे फर्दर दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि क्या वेव डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है या क्या वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो इसके लिए एक टेबल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है सारी सिचुएशन काफी हद तक क्लियर कर देता है। मसलन रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। वो वेव्स के जिनकी प्रोपगेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होती है, ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ध्यान से देखिएगा कि अगर ट्रांसवर्स वेव कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? डेंस मीडियम की बाउंड्री से, यानी एयर में मूव करती हुई वेव वाटर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो आप देखें उसके फेज में कितने की चेंज आ जाती है? 180 डिग्री की। और उसके पाथ में कितने की चेंज आ जाती है? λ/2 की। इसकी फिजिक्स क्या है? इसकी फिजिक्स ये है कि अगर वेव का क्रेस्ट टकरा रहा है तो वापस कौन आएगा? ट्रफ। और अगर वेव का ट्रफ टकरा के वापस आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा? क्रेस्ट में, यानी 180 डिग्री का फर्क आ जाएगा या λ/2 का फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर यही ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट हो रही हो रेयर मीडियम की बाउंड्री से, यानी पानी में जनरेट होने वाली वेव एयर से टकरा के वापस आ रही हो, तो आप देख सकते हैं कि फेज में और पाथ में किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आएगी। यानी वेव जैसे गई थी वैसे वापस आएगी। यानी अगर क्रेस्ट गया था तो टकरा के भी क्रेस्ट ही वापस आएगा, और अगर ट्रफ गया था तो टकरा के भी ट्रफ ही वापस आएगा। ये ट्रांसवर्स वेव के रिजल्ट्स हैं। लेकिन याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए रिजल्ट रिवर्स हो जाते हैं। मसलन अब अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो वेव कि जिसकी प्रोपगेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की ऑसिलेशन की डायरेक्शन में होती है, साउंड वेव। अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है और वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है आपको दिखाई दे रही है? डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती दिखाई दे रही है। फिर वो एग्जांपल कि अगर एयर में जनरेट होने वाली साउंड वेव वाटर से टकरा के वापस आ रही हो, डेंस मीडियम से टकरा के वापस आ रही हो, तो आप देख सकते हैं कि फेस और पाथ में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। यानी जैसे वेव गई है वैसे ही वापस आएगी। क्रेस्ट गया है तो टकरा के क्रेस्ट ही वापस आएगा, ट्रफ गया है तो टकरा के ट्रफ ही वापस आएगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव किससे रिफ्लेक्ट हो रही हो? रेयर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही हो। फॉर एग्जांपल वाटर में जनरेट होने वाली साउंड वेव एयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हो, तो आप देख सकते हैं कि फेस में 180 डिग्री का और पाथ में λ/2 का फर्क आ जाता है। यानी अगर क्रेस्ट गया था तो वो टकरा के ट्रफ में चेंज हो जाएगा, या अगर ट्रफ गया था तो वो टकरा के क्रेस्ट में चेंज हो जाएगा। ये पिछले पूरी 5 या 6 मिनट की डिस्कशन को मैं इन 1 या 2 सिंपल से सेंटेंसेस में भी समराइज कर सकता हूं, और वो सेंटेंसेस ये हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए रिजल्ट ट्रांसवर्स वेव से रिवर्स हो जाते हैं, या ट्रांसवर्स वेव के लिए रिजल्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहला साइंटिस्ट कि जिसने गैसेस में या एयर में, गैस या एयर एक ही बात होती है चूंकि एयर इज अ कलेक्शन एंड मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस कंबाइंड एट डिफरेंट प्रोपोर्शन। सो सबसे पहला साइंटिस्ट कि जिसने गैसेस में या एयर में स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया था दैट वाज आइजैक न्यूटन। और न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड का गैस में फॉर्मूला क्या होता है? V = √E/ρ, जिसमें E क्या है?
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। और ये कौन सी गैस है कि जिसमें से साउंड किस वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट कर रही है, v वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट कर रही है। नाउ न्यूटन को खुद भी आइडिया था कि ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली हमारे किसी काम का नहीं है। वजह, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैसेस के लिए लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों से कम होता है। इनफैक्ट गैसेस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना कम होता है कि उसको प्रैक्टिकली मेजर करना बाज़ दफा पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं है, या आप इसकी मदद से एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ साउंड गैस में या एयर में मेजर नहीं कर सकते। सो न्यूटन ने इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए और मोर एप्लीकेबल बनाने के लिए क्या अस्यूम किया कि साउंड गैस में कैसे ट्रेवल करती है, आइसोथर्मली। यानी साउंड की प्रोपगेशन के दौरान गैस का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर गैस का टेम्परेचर साउंड की प्रोपगेशन के दौरान कांस्टेंट रहता है तो अब एक सिंपल सा लॉ लगेगा जो आप सबको पता है, बॉयल्स लॉ, जिसके मुताबिक P और V का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम। इस लॉ को यूज करते हुए जब न्यूटन ने अपनी कैलकुलेशंस को फर्दर आगे प्रोसीड किया तो ही फाउंड कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला डिस्कस भी किया कि फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड का, V इक्वल स्क्वायर रूट E ओवर रो। तो अब इस फॉर्मूला में इस E की जगह क्या आ जाएगा, ये प्रेशर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल स्क्वायर रूट P ओवर रो। जब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है 0 सेल्सियस या 273 केल्विन और प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जब इन वैल्यूज पे एयर में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की गई तो आंसर केम आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट वाज एन एरर ऑफ ऑलमोस्ट 16%। न्यूटन के काम में मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं थी, न्यूटन के काम में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थी, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे लाई कर रही थी, न्यूटन की असम्पशन में लाई कर रही थी। यानी न्यूटन ने क्या अस्यूम किया था कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, आइसोथर्मली ट्रैवल करती है। यहीं पे न्यूटन गलत था। न्यूटन के काम को एक मैथमेटिशियन लैप्लास ने रेक्टिफाई किया था एंड ही फाउंड, उसकी असम्पशन क्या थी कि साउंड गैस में आइसोथर्मली नहीं बल्कि एडियाबैक्टिकली मूव करती है। इसका मतलब साउंड की प्रोपगेशन के दौरान गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो बॉयल्स लॉ चेंज होके पीवी गैमा इक्वल्स कांस्टेंट हो जाएगा, V रेज़ टू पावर गैमा। गैमा पे भी मैं थोड़ी देर में बहस करता हूं। और जब इन सारी कैलकुलेशंस को बिल्कुल उसी तरह प्रोसीड किया गया तो लैप्लास फाउंड कि एडियाबैक्टिक प्रोसेस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैमा प्रेशर होता है। लिहाजा जब इस फॉर्मूला में E की जगह गैमा प्रेशर रिप्लेस किया गया तो फॉर्मूला न्यूटन के फॉर्मूला से थोड़ा सा चेंज हो गया एंड फॉर्मूला केम आउट टू बी गैमा P ओवर O का स्क्वायर रूट। और जब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए STP पे एयर में स्पीड ऑफ साउंड को रिकैलकुलेट किया गया तो आंसर केम आउट टू बी 333 मीटर पर सेकेंड, विच वाज ऑलमोस्ट एक्यूरेट। इन कैलकुलेशन में इसका मतलब आप देख रहे हैं कि आपको गैमा की करेक्शन दिखाई दे रही है जो स्क्वायर रूट के अंदर अपीयर हो रहा है। यानी इसका मतलब लैप्लास का काम न्यूटन के काम से स्क्वायर रूट गैमा टाइम्स मोर एक्यूरेट है, और यही वो 16% का एरर है जो लैप्लास ने जाहिर सी बात है रिड्यूस किया था। जहां तक इस गैमा का ताल्लुक है, इट इज अ रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, where Cp is molar specific heat of the gas at constant pressure and Cv is molar specific heat of the gas at a constant volume। या इसी गैमा को क्या लिखा जा सकता है, EA over EI, और EA क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट एडियाबैक्टिक प्रोसेस, और EI क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट आइसोथर्मल प्रोसेस। और अभी हमने डिस्कस किया कि एडियाबैक्टिक प्रोसेस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, गैमा P,
और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सिर्फ पी और पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। सारे एमसीक्यूज के रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। गैमा की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.67 होती है, डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होती है और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए तकरीबन 1.3 होती है। अब यहां पे अक्सर स्टूडेंट सवाल ये करते हैं कि जब न्यूटन को भी स्पीड ऑफ साउंड पहले से मालूम थी, जब न्यूटन को भी मालूम था कि उसके आंसर में एरर आ गया है, इवन लेप्लास को भी स्पीड ऑफ साउंड पहले से मालूम थी, तो ये सारा काम पे क्यों किया जा रहा है, क्या हमारा टाइम ज़ाया किया जा रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। मसला स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना नहीं था, वो तो सबको पता थी कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है। मसला स्पीड ऑफ साउंड का वो एक्यूरेट फॉर्मूला निकालना था कि जिससे हमें पता चल सके कि स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ताकि अगर मैंने किसी जगह पे स्पीड ऑफ साउंड को चेंज करना हो, कंट्रोल करना हो या गवर्न करना हो, तो मैं उन फैक्टर्स को डिस्टर्ब करूं जिनसे स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली चेंज होती है। और ये सारी चीजें आपको जाहिर सी बात है फॉर्मूलाज और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस ही बताएंगे। यही वजह है कि आपकी टेक्स्ट बुक में इस आर्टिकल के फौरन बाद उसने जो आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है वो है डिफरेंट वेरिएबल्स के स्पीड ऑफ साउंड पे होने वाले असरात यानी इफेक्ट्स। इसमें जो हमने सबसे पहला इफेक्ट देखना है वो है प्रेशर का। तो आप सबको पता है कि डेंसिटी प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब प्रेशर यानी P बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और अगर P कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी चेंज इन प्रेशर, यानी अगर आप गैस या एयर का प्रेशर तब्दील कर भी देंगे तो उससे स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन इसमें बात याद रखिएगा, प्रेशर इंडिपेंडेंट है और डेंसिटी डिपेंडेंट है, यानी प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी का चेंज होना लाजमी है, लेकिन डेंसिटी के चेंज होने से प्रेशर का चेंज होना लाजमी नहीं है। यानी प्रेशर कांस्टेंट होने के बावजूद डेंसिटी चेंज हो सकती है। रिकॉल करें डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो डेंसिटी फिर भी चेंज हो सकती है। अगर क्या चेंज हो जाए, मास चेंज हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा दूसरा रिजल्ट देखें क्या है कि विद इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ गैस द स्पीड ऑफ साउंड इन इट डिक्रीजेस। और क्या रिलेशनशिप है, इसी फॉर्मूला से रिलेशनशिप आता है कि अगर गैमा भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो तो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यानी डेंसिटी में अगर 4 गुना इजाफा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड में 2 गुना कमी हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ साउंड हाफ हो जाएगी। डेंसिटी में अगर 9 गुना यानी 9 टाइम्स कमी होगी तो स्पीड ऑफ साउंड में 3 टाइम्स इजाफा हो जाएगा। तीसरा इफेक्ट जो हम लोगों ने देखना है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और थ्योरेटिकल इफेक्ट मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है। विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने से गैस क्या करती है, एक्सपैंड करती है। तो जब गैस एक्सपैंड करेगी तो उसके वॉल्यूम में भी क्या होगा, इजाफा होगा, और जब वॉल्यूम में क्या होगा, इजाफा होगा, तो गैस की डेंसिटी डिक्रीजेस, कम होगी, और डेंसिटी के डिक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज करने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, किस टेम्परेचर पे क्या वैल्यू होगी, इसके लिए 2 फॉर्मूलाज। पहले वाला ये Vt ओवर V नॉट इक्वल्स स्क्वायर रूट T ओवर T नॉट। इस फॉर्मूला में T नॉट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर या रेफरेंस टेम्परेचर, जो अगर आपको कुछ भी ना गिवन हो तो क्या अस्यूम किया जाता है, 0 सेल्सियस यानी 273 केल्विन, वरना नॉर्मली ये गिवन होता है। इसमें T क्या है, फाइनल टेम्परेचर, जबकि फाइनल टेम्परेचर किसके बराबर होगा, इनिशियल टेम्परेचर पर प्लस T, और इसमें स्मॉल t क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यानी अगर आपके पास T नॉट क्या है 10, यानी इनिशियल टेम्परेचर क्या था 10, और T यानी फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 12, तो चेंजिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा 2 सेल्सियस या 2 केल्विन। चूंकि चेंजिंग टेम्परेचर के आंसर सेल्सियस और केल्विन में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसमें V नॉट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट T नॉट टेम्परेचर, और इसमें Vt क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट T टेम्परेचर। यह फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि टेम्परेचर में कितना इजाफा करने से स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा।
लेकिन अगर हमने ये पता चलाना हो कि किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तो उसके लिए यह फॉर्मूला Vt इक्वल्स वी नॉट प्लस 0.61t, और इसमें वी नॉट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड, और टी पे मैं बहस कर चुका हूं, ये चेंजिंग टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होगा, और ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। आज के काम को वाइंड अप करते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ। इस सिलसिले में मैंने सबसे पहला एमसीक्यू यहां पे लिख दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इट्स वैल्यू एट 10 सेल्सियस इज। तो फॉर्मूला आपके सामने, Vt इक्वल्स V नॉट प्लस 0.61t। Vt आप लोगों ने फाइंड करना है, V नॉट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस, दैट इज 332। 0.61 को मैं क्या लिख सकता हूं, 61/100, और टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, 10। ये 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 332 प्लस 61/10, दैट इज 6.1, एंड विच इज 338.1 मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑलमोस्ट 338। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली, 338 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब आप मुख्तलिफ टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी डबल्ड टू दैट एट 0 सेल्सियस। अब इसको समझ लें थोड़ा सा। फर्स्ट करें 0 सेल्सियस पे यानी 273 केल्विन पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, V। तो वो टेम्परेचर बताएं कि जिस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड 2V हो जाएगी। और इसको करने के लिए Vt ओवर V नॉट इक्वल्स स्क्वायर रूट T ओवर T नॉट। T फाइनल टेम्परेचर, ये आप लोगों ने बताना है, फाइंड करना है, जबकि T नॉट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर विच वाज 0 सेल्सियस या 273 केल्विन। इस पे स्पीड यानी 273 या T नॉट पे स्पीड क्या है, V नॉट। तो अब उसका सवाल क्या है कि वो टेम्परेचर बताएं यानी T बताएं कि जिस पे स्पीड यानी Vt V नॉट से क्या हो जाए, डबल हो जाए। इसमें V नॉट और V नॉट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इक्वल स्क्वायर रूट T ओवर 273। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर ले लूं तो दिस कम्स आउट टू बी T ओवर 273, जिसमें जब 273 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो आंसर कम्स आउट टू बी 1092 केल्विन। लेकिन आपको तमाम ऑप्शंस किस में दिखाई दे रही हैं, सेल्सियस में दिखाई दे रही हैं। तो इस आंसर को सेल्सियस में लाने के लिए जब आप 1092 में से 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा, यानी 819 सेल्सियस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज डैश विद रिस्पेक्ट टू दैट इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन के लिहाज से कितनी होगी। ना आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से सवाल काफी आसान हो जाता है। ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 गुना ज्यादा, तो स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, V हाइड्रोजन ओवर V ऑक्सीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, V हाइड्रोजन आप लोगों ने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। V ऑक्सीजन को मैं क्या कह देता हूं, V। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कह देते हैं, रो। और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मैंने क्या बताया, क्या है, 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। रो रो कैंसिल हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड से 4 गुना ज्यादा आ जाएगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40, यानी 4 टाइम्स। आज के लिए लास्ट एमसीक्यू जिस पे अपना काम वाइंड अप करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट 0 सेल्सियस यूजिंग लैप्लास करेक्शन इज। अब इस एमसीक्यू में बाज दफा बच्चा 0 सेल्सियस और लैप्लास करेक्शन को
देख के कंफ्यूज हो जाता है और सबसे अहम बात भूल जाता है, सबसे अहम वर्ड इस एमसीक्यू का भूल जाता है, और वो क्या है? वैक्यूम। आप सबको पता है साउंड मैकेनिकल वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसका मतलब साउंड लाइक एनी अदर मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा यानी 0, चूंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।